नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम सुरेश धरदुबे आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम था और दूसरा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत 3 नदियों का अध्ययन किया है, जिसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वह इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। इस पेनिनसुलर वाले पार्ट को भी हम अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 2 पार्ट में विभक्त करके अध्ययन करेंगे। इसका जो पहला पार्ट है उसमें हम जो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उसका अध्ययन किया जाएगा और इसके दूसरे पार्ट में हम प्रायद्वीपीय भारत की जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। यानी हम पेनिनसुलर इंडिया को 2 पार्ट में विभक्त करके नदियों का अध्ययन करेंगे। एक वेस्ट वर्ड डायरेक्शन की नदियां होंगी और एक ईस्ट वर्ड डायरेक्शन की नदियां होंगी। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो वेस्ट वर्ड की नदियां हैं, यानी जो पश्चिमी घाट से निकल करके पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती हैं, वे कौन कौन सी नदियां हैं। और दूसरा, इसी पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं, वे कौन कौन सी हैं और उनका क्या क्रम है, और उसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंतर्गत जिसका हमें अध्ययन करना है। जितनी नदियां लिखी गई हैं सब पेनिनसुलर का ही पार्ट हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ये सब कहलाती हैं। इसमें आप देखें तो यहाँ पर एक है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट, जिसको हम लोग वाटर डिवाइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक है पश्चिमी घाट और इसी पश्चिमी घाट से जो नदी निकल करके पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती है उनको हम लोग वेस्ट वर्ड डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट वर्ड, यानी जो पश्चिम वाहिनी नदियां हैं। और इसी पश्चिम घाट से निकल करके वे नदियां जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं उनको हम लोग ईस्ट वर्ड या पूर्व वाहिनी नदी कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी नहीं कहेंगे बल्कि पूर्व वाहिनी, यानी डायरेक्शन पूर्व है, बस ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे अपने जल का विसर्जन करती हैं? बंगाल की खाड़ी पे। इसी आधार पर इस पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं? जल विभाजक रेखा कहते हैं या वाटर डिवाइड लाइन कहते हैं। और सेम ये लाइन आगे भी बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे अरावली है तो अरावली भी एक वाटर डिवाइड का है। इसके इधर की नदियाँ इस तरफ आ जाती हैं और इधर की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। सेम वाटर डिवाइड का काम यहाँ पे विंध्याचल भी करता है। कौन करता है? विंध्याचल करता है। इसकी इधर की नदियों का डायरेक्शन इधर है और इधर की नदियों का डायरेक्शन इस तरफ है। तो वाटर डिवाइड क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, लेकिन बस अभी ये ध्यान रखिएगा कि जो ये पश्चिमी घाट है यह एक प्रकार से वाटर डिवाइड का काम करता है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ कुछ पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं, जबकि कुछ नदियाँ पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती हैं। और इनमें जो नदियाँ हैं उनका नाम हम लोग एक बार क्रम से देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। इसमें जो सबसे पहली नदी हमें पढ़ना है वह पढ़ना पड़ेगा लूनी नदी। कौन सी नदी पढ़नी पड़ेगी? लूनी नदी, जो अरावली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है। दूसरी नदी हमारी माही है, तीसरी नर्मदा है, चौथी तापी है, फिर यहाँ पे कोयना और पाबना है। ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। ये दोनों नदियाँ कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में हैं। ये दोनों नदियाँ जो हैं एक प्रकार से गुजरात में हैं। कहाँ पे हैं? गुजरात के तट पर हैं।
आगे जाते हैं तो मांडवी और जुआरी हैं, ये दोनों गोवा की नदियाँ प्रमुख रूप से हैं। उसके बाद आप देखते हैं तो शरावती और बराही है नदी, ये दो नदियाँ जो हैं यह कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं जो अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती हैं। उसके बाद पेरियार और पंबा है। लेकिन अक्सर जब आप देखते हैं एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी दो नदियां हैं कि जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती हैं, तो ज़्यादातर नाम आप देखते हैं नर्मदा और ताप्ती का ही आता है, बाकी नदियों का नाम बहुत कम आता है। उसके पीछे कारण क्या है कि ये दो नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, जिस कारण से इसका नाम ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो क्या है, बहुत से ऐसे पॉइंट रहेंगे जो आपको अभी बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन उन सभी प्रश्नों का आंसर जियोमॉर्फोलॉजी में कंप्लीट तरीके से मिल जाएगा कि भ्रंश घाटी क्या होती है, घाट क्या होते हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे। लेकिन फिर भी हमें मान चलते हैं कि आपको कुछ बेसिक समझ है और उसी आधार पर हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सारी नदियाँ पश्चिमी घाट, अमूमन पश्चिमी घाट, जबकि सभी पश्चिमी घाट नहीं है, कुछ और भी एरिया से जैसे नर्मदा और तापी, ये पश्चिमी घाट से नहीं, लेकिन फिर भी हम यही मान चल रहे हैं कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ जो अरब सागर में प्रवाहित होती हैं उसमें लूनी है, माही है, नर्मदा है, तापी है, कोयना, पावना, मांडवी, जुआरी, शरावती, फिर यहाँ पे है बराही, पेरियार, पंबा। इन सारी नदियों को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे कि किस नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ पर यह अपने जल का विसर्जन करती है, कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, या उस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो प्रायद्वीपीय भारत का सेकंड पार्ट होगा उसके अंतर्गत हम लोग इसी पश्चिमी हिमालय से निकलने वाली वे नदियाँ जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं, उनका नाम अगर हम क्रम से देखें तो यहाँ पर देखिए, इधर से जब गंगा नदी आ रही थी तो गंगा नदी फरक्का बैराज से दो पार्ट में बंट गई थी, एक तो हुगली था और एक का नाम था पद्मा। तो जो हुगली थी, इस हुगली की 3-4 सहायक नदियाँ थीं, जिसमें मयूराक्षी है, अजय है, दामोदर है और हल्दिया है। कौन कौन है? मयूराक्षी है, अजय है, दामोदर है, हल्दिया है। तो हम यहाँ पे क्यों लिख देते हैं मयूराक्षी है, अजय है, दामोदर है और हल्दिया है। तो ये सब नदियाँ हैं हुगली का पार्ट। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इनको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ के क्रम में अरेंज करिए। तो यह नदियों का डायरेक्शन है। सबसे अगर इधर की बात करें, नॉर्थ में कौन सी है तो लूनी है, उसके साउथ में कौन है? माही, फिर नर्मदा, ऐसे क्रम है। तो उस क्रम में आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप देखेंगे जो यहाँ पे मयूराक्षी है यह सबसे उत्तर में है, अजय उसके दक्षिण में है, दामोदर उसके दक्षिण में है और उसके भी दक्षिण में कौन है? हल्दिया है। लेकिन ये सब किसके पार्ट हैं? हुगली के पार्ट हैं। ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब हुगली के पार्ट हैं। हुगली किसका पार्ट है? गंगा का पार्ट है। यह प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट नहीं है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट में जो नदियां आएंगी उसमें कौन सी है? उसमें है सुवर्ण रेखा है सबसे पहले, फिर बैतरणी है, ब्राह्मणी है, उसके बाद महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नर है, कावेरी है, फिर नीचे आते हैं तो वैगई है और सबसे लास्ट में कौन आती है? ताम्रपर्णी। इसमें से जो सुवर्ण रेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी साथ में महानदी हैं, ये 4 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। ये चारों नदियाँ उड़ीसा के पार्ट में आती हैं, यानी उड़ीसा की टेरिटरी में आती हैं। तो यह उसका पार्ट है। उसका जब आप गोदावरी से बात करने लगते हैं, गोदावरी और कृष्णा ये सब आंध्र प्रदेश में है, पेन्नर भी आंध्र प्रदेश में ही है। लेकिन गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक यहाँ पर झील है जिसका नाम है कोल्लेरू झील। क्या नाम है? कोल्लेरू झील। और यह एक अस्थायी झील है, यानी मौसम में इसमें जल आता है फिर समाप्त भी हो जाता है। पेन्नर है, फिर कावेरी है, लेकिन पेन्नर के नीचे यहाँ पर एक क्या है?
एक और झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील। और ये पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में ही है। और उसी पुलिकट झील के मतलब पास में ही एक द्वीप है जहाँ पर श्री हरिकोटा आपका जो कह सकते हैं लॉन्चिंग पैड है वो बनाया गया है। तो इसी पुलिकट झील के ही बगल में है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर हम क्यों इंडिकेट कर रहे हैं? इंडिकेट करने का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि कभी कभी जो ज्योग्राफी में प्रश्न पूछे जाते हैं मैपिंग वाले, उसमें अरेंज करने को दे देता है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो वहाँ पर कुछ झील आ जाएंगी, कुछ नदियाँ आ जाएंगी, कभी कभी इसी के बीच में कुछ जैसे आपकी खान है, जैसे लोहे की खान है या कॉपर की खान है, उसका नाम दे दिया जाता है। कभी कभी इसी बीच में कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, कुछ टाइगर रिजर्व हैं। तो कई चीज़ें आपस में मिक्स करके वो पूछता है। तो इसलिए इनका डायरेक्शन आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि कौन कहाँ पर है। लेकिन हमारा चूँकि लिमिटेशन है, हम अगर नदी पढ़ रहे हैं तो नदी का ही डायरेक्शन दिखाएंगे और इसी में जो झीलें हैं उनका डायरेक्शन दिखाएंगे। इसमें हम ना तो किसी राष्ट्रीय उद्यान को दिखा सकते हैं और ना तो किसी हम माइनिंग को दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी जब माइनिंग देखेंगे तो माइनिंग वाले का भी डायरेक्शन आप देख लीजिएगा। तो आपसे प्रश्न कंप्लीट पूछा जाता है जिसमें सब कुछ मिक्स कर दिया जाता है। पर्वत भी उसी में आ जाएंगे, उसी में नदी भी आ जाएगी, उसी में राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाएंगे। एक ही प्रश्न में चार चार चीज़ें और अलग अलग राज्य में स्थित आपको दे करके पूछ लिया जाएगा कि इनका ईस्ट नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन बताइए। तो इसलिए हम जो भी यहाँ पर देखेंगे, चाहे पर्वत श्रृंखला की बात करें या नदी या जो भी रहेगा, उसमें डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो पजल टाइप के प्रश्न होते हैं वह उसी अनुसार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी हैं उसमें सबसे पहले हम सुवर्ण रेखा का अध्ययन करेंगे, फिर बैतरणी का, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, फिर आगे आते हैं कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। तो इन सभी नदियों का हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे, जबकि हुगली का हमने अध्ययन ऑलरेडी कर लिया है। तो इसी अनुसार हम आगे पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो आइए, सबसे पहले इन नदियों का जो नाम है, हो सकता है आपको लिखने में या देखने में कुछ असुविधा लग रही हो, तो इसलिए इनको हम पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं कि नदियों का क्या क्या नाम है। उसके बाद फिर हम एक एक नदी करके पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन की हैं। वेस्टवर्ड मतलब जो अरब सागर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है, यानी इधर की तरफ, यानी इधर की तरफ जो नदियाँ आ रही हैं, इसमें जैसे लूनी है, फिर यहाँ पर माही है, तापी है, नर्मदा है, ऐसे आप जितनी भी नदियाँ हैं ये सब इधर की हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पे लिखा गया है। इसमें सबसे पहले कौन है? लूनी है, माही है, नर्मदा है, तापी है, फिर कोयना है, पाबना है, फिर मांडवी, जुआरी, शरावती, बराही, पेरियार और पंबा। ये दोनों जो हैं ये दोनों केरल की हैं। ये दोनों जो हैं कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। ये दोनों जो हैं आपकी, ये दोनों गोवा की हैं। कहाँ की हैं? मतलब गोवा राज्य में हैं। ये दोनों आपकी महाराष्ट्र में आ जाती हैं। कहाँ पे आ जाती हैं? महाराष्ट्र में। शेष जो हैं तापी से लेकर के इधर वाली, ये सब किधर हैं? ये सब गुजरात के सेक्शन में आती हैं। तो वही ये नदियां हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर जो इंडिया की नदियां हैं उसमें वे नदियां जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग ईस्टवर्ड नदियों के बारे में देखते हैं, उसमें कौन कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कौन है? सुवर्ण रेखा है, फिर बैतरणी है, उसके बाद ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नर है, कावेरी है, वैगई है और ताम्रपर्णी है। यानी यहाँ से आप शुरू करते हैं और यहाँ तक आते हैं। यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे फरक्का बैराजी हुगली है, ए पद्मा है और यहीं से शुरू होती है कौन सी?
सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, फिर यहाँ पे पेन्नर है, कावेरी है, आप देखते जाएंगे, वैगई है और ताम्र पर्णी है, उसी का ये नाम लिखा गया है। यानी इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बनाएंगे, जिससे आप सहजतापूर्वक वीडियो के हर पॉइंट को आप आसानी से समझ सकें और अपने अनुसार उसको आप जो भी पेपर है उस पर ड्रॉ करें, क्योंकि जितनी बार आप इसको ड्रॉ करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ने के लिए आप पेपर और पेन लेकर के ही पढ़िएगा कि जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं उसको आप लिखते रहिएगा, तो यह आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम इसकी पहली नदी लेते हैं, जिसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी। पहले हम लूनी को पढ़ेंगे, उसके बाद माही को पढ़ेंगे, फिर नर्मदा और ताप्ती को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा इमेज दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, हम जब भारत के जो सभी पर्वत संरचनाएँ हैं उसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हिमालय का, फिर प्रायद्वीपीय भारत का जो है, उसमें हम अध्ययन जब करते रहेंगे तो उसमें इस स्ट्रक्चर को हम एक बार आपके सामने लाएंगे। बस यहाँ पे अभी सिंपल सी बात है, आपको बस ये समझाने का बात कर रहे हैं कि जो लूनी नदी है वो निकलती कहाँ से, बाकी पूरा मानचित्र आपके लिए अभी कोई औचित्य नहीं रखता है। बाद में कैसे ये है हम उसके बारे में समझाएंगे। बस अभी ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप देखिए कि जो अरावली है, क्या है, जो अरावली है, इस अरावली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी। और इसी लूनी नदी की 3 सहायक नदियां हैं, जिसका नाम है बांदी, सुकरी, जवाई। और इसी की एक और है जिसका नाम है, क्या नाम है? पश्चिमी बनास। हम आपसे जब चंबल की चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे हमने कहा था कि चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बनास। क्या नाम है? बनास। क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है कि जो पूर्व की तरफ चली जाती है उसका नाम है बनास, और जो पश्चिम की तरफ जाती है उसका नाम है पश्चिमी बनास। तो ध्यान रखिएगा, बनास चंबल की सहायक है, जबकि पश्चिमी बनास किसकी सहायक है? लूनी की। तो यही इमेज, जो एक छोटा सा इमेज आपको हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसी का विस्तृत रूप यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पर आपको उतना क्लियर नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर अपने से ड्रॉ किए हैं कि यहाँ पर देखिए, यह आपका है अरावली पर्वत संरचना। कौन सी पर्वत संरचना है? अरावली, जिसका विस्तार काफ़ी लंबा है, दिल्ली तक है। गुजरात के जो अहमदाबाद है यहाँ से शुरू होता है। और इसी अरावली के एक पहाड़ी है जिसका नाम है नाग पहाड़ी। क्या नाम है? नाग पहाड़ी। उसी नाग पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? लूनी नदी निकलती है। और यह लूनी नदी निकलती है, निकलने के पश्चात कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में। यानी यह अरब सागर तक नहीं पहुँचती है, कच्छ के रण में ही क्या हो जाती है? सूख जाती है। तो यहाँ पर जो आप एरिया देख रहे हैं, यह जो एरिया है, यह एरिया आपका कहलाता है कच्छ का रण। तो इसी कच्छ के रण में यह लूनी नदी क्या होती है? सूख जाती है, अरब सागर तक पहुँच नहीं पाती है। तो लूनी नदी निकलती कहाँ से है? नाग पहाड़ी से। और ये नाग पहाड़ी कहाँ पर है? अरावली में है। और अगर हम बात करें स्थान की, तो स्थान का नाम है अजमेर। क्या नाम है? अजमेर। तो अरावली के नाग पहाड़ी से यह लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में सूख जाती है, यानी यहीं पर यह क्या होती है? समाप्त हो जाती है। और देखेंगे कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, किसकी? लूनी की। तो यहाँ पर 3 सहायक नदियां हैं। एक का नाम है बांदी, एक का नाम है सुकरी और एक का नाम है जवाई। यहाँ पर भी लिख देते हैं, आगे भी आपको लिखा मिल जाएगा। बांदी, सुकरी और एक है जवाई। 3 नदियां हैं। ये तीनों नदियां किसकी सहायक हैं? लूनी की।
लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अरावली का एक जो सबसे ऊंचा शिखर है जिसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू। और यहीं पर है सबसे ऊंचा शिखर जिसका नाम है गुरु शिखर। तो माउंट आबू के गुरु शिखर से दो नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है पश्चिमी बनास और एक का नाम है बनास। तो जो बनास है ये जाके चंबल में मिल जाती है। देखो चंबल है, कौन है? चंबल। और यह चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। तो इसी चंबल नदी में जो गुरु शिखर से निकल करके नदी मिलती है उसका नाम है बनास। लेकिन इसी गुरु शिखर से एक और नदी निकलती है, लेकिन वह पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए लूनी नदी में जाकर के मिल जाती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो अरावली के नाग पहाड़ी से निकलती है और ये कहाँ पर है? अजमेर में है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो बांदी है, सुकरी है, जवाई है और एक है पश्चिमी बनास। यह लूनी नदी कहाँ पर टर्मिनेट होती है? तो उसका नाम है कच्छ का रण। तो ये बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर दो पॉइंट आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि दो और नदियाँ हैं। एक का नाम है सरस्वती, यानी जिसको हम कहते हैं पौराणिक सरस्वती या घग्घर नदी के नाम से भी जानते हैं, एक वो भी है। और एक और नदी जिसका नाम है साबरमती। क्या नाम है? साबरमती। साबरमती का जिक्र आप बार बार देखेंगे जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। और यह साबरमती, अगर हम बात करें कि सरस्वती कहाँ पर टर्मिनेट होती है, तो वह कच्छ की खाड़ी में होती है। कहाँ पर होती है? यहाँ पर देखिए, ये जो कच्छ का रण है और यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी यानी अरब सागर वाले पार्ट में आ जाती है। और फिर इधर जब आते हैं तो यहाँ पर भी एक है जिसका नाम है खंभात की खाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, जो लूनी है वह कच्छ के रण में समाप्त होती है, जबकि जो पौराणिक सरस्वती नदी है यह कच्छ की खाड़ी में टर्मिनेट होती है। लेकिन जो यहाँ पर साबरमती है ये कहाँ पर समाप्त होती है? खंभात की खाड़ी में समाप्त होती है। खंभात की खाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर है, तो यहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है। तो शायद आपको यह डायरेक्शन पता चल गया होगा कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसी लूनी को एक काल्पनिक रेखा मान ली जाए जो अरावली के समानांतर है, तो इसी पर एक झील मिलती है जिसका नाम है सांभर झील। क्या नाम है? सांभर झील। लेकिन ध्यान रखिएगा, लूनी की काल्पनिक रेखा पर जो अरावली के समानांतर है उस पर कौन झील मिलती है? सांभर झील मिलती है। अगर पूछा जाए लूनी पर कौन सी झील है तो उसका नाम है पुष्कर झील। क्या नाम है? पुष्कर झील। तो पुष्कर झील लूनी पर है, जबकि सांभर झील लूनी की काल्पनिक रेखा पर है जो अरावली के समानांतर ड्रॉ की जाती है, उस पर है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी के अगर हम पश्चिम में बात करें तो यहाँ पर एक मरुस्थल मिलता है, यानी जो मरुस्थल है भारत का जिसका ज़्यादातर विस्तार इस लूनी नदी के पश्चिम में है। और इसके पूर्व में जो स्थान है इसको हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। तो दो है पार्ट। बांगर जो है यानी यह उपजाऊ जमीन है। क्या है? उपजाऊ जमीन है। यह लूनी के पूर्व में है, जबकि लूनी के पश्चिम में जो है वह मरुस्थल है। तो यह बेसिक डिवीजन करती है लूनी नदी थार के मरुस्थल में और जो बांगर का क्षेत्र है उसके बीच में। निकलती कहाँ से है? नाग पहाड़ी से। सहायक कौन कौन से? बांदी, सुकरी, जवाई और पश्चिमी बनास। जल का विसर्जन कहाँ करती है? कच्छ के रण में। इस पर कौन सी झील है? तो उसका नाम है पुष्कर झील। इसकी काल्पनिक रेखा पर कौन झील है? तो सांभर झील है। इतने सारे पॉइंट इस लूनी नदी से संबंधित है। इस मैप का और आगे औचित्य है तो वह तब हम पढ़ेंगे जब हम प्रायद्वीपीय भारत की संरचना पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत को कितने पार्टों में बांटा गया, तब वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो पर्वत संरचना की बात है तो वह अभी नहीं, कुछ 2-4 वीडियो बाद आएगा। तो ठीक है,
इसको हम थोड़ा पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं कि जो जो पॉइंट यहाँ पर हमने चर्चा किया है पीपीटी में देख लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें थोड़ा समझ में आने लगेंगी, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई नहीं सही से पड़ रही होंगी। तो वही लिखा गया है कि लूनी नदी की जो उत्पत्ति है यह नाग पहाड़ी से होती है, और नाग पहाड़ी कहाँ पर है? अजमेर में है, जो अरावली का पार्ट है। फिर जो सहायक नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी हैं? बांदी है, सुकरी है, जवाई है और पश्चिमी बनास। जबकि एक बनास और है जो किसकी सहायक है? चंबल की, उसका नाम है केवल बनास, और इसका नाम है पश्चिमी बनास, क्योंकि डायरेक्शन पश्चिम है तो पश्चिमी बनास। तो ये वही लिखा है। फिर आगे दिया है पुष्कर झील जो है वह लूनी पर है, जबकि सांभर झील क्या है? इसी के काल्पनिक रेखा पर स्थित है, और साथ में यह लूनी नदी थार के मरुस्थल तथा बांगर को अलग करती है। साथ में है कि कक्ष के रण में क्या होती है? सूख जाती है। तो कक्ष के रण में यह सूख जाती है। तो इस टर्म को थोड़ा सही लिख दीजिएगा, यहाँ पर है सूख जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। यह अरब सागर तक जल को लेके नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही समाप्त हो जाती है। फिर अगर आगे हम बात करें तो हमने कहा दो नदियां और हैं, एक का नाम है साबरमती। यह साबरमती की जो उत्पत्ति है यह भी अरावली से ही होता है। कहाँ से होता है? अरावली से होता है, लेकिन जिस स्थान से होता है उसका नाम है उदयपुर। क्या नाम है? उदयपुर। और उदयपुर में एक लेक है जिसका नाम है ढेबर लेक। क्या नाम है? ढेबर लेक है। इसी ढेबर लेक से जो नदी निकलती है उसका नाम है साबरमती, और यह कहाँ पर जाके समाप्त हो जाती है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। और एक नदी है जिसका नाम है घग्घर, या जिसको हम लोग पौराणिक सरस्वती नदी कहते हैं। यह कक्ष की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। पहले देखिए, अगर हम सबसे नॉर्थ और वेस्ट की बात करें, जो पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कच्छ का रण मिलता है, और अरब सागर से सटा हुआ जो पार्ट है वहाँ पर है कच्छ की खाड़ी है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप गुजरात के तट पे आते हैं, जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, तो वहाँ पर मिलती है कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, लूनी कच्छ के रण में समाप्त होती है, पौराणिक सरस्वती कच्छ की खाड़ी में समाप्त होती है, जबकि जो साबरमती है यह खंभात की खाड़ी में क्या होती है? समाप्त होती है। तो ये पॉइंट थे लूनी नदी से संबंधित। अब अगली जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है माही नदी। और माही नदी इसलिए पूछी जाती है, उसका सिर्फ एक ही ज़्यादा महत्व रहता है, और वह ये है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र विश्व की नदी है। वैसे 3 नदियों की चर्चा होती है, एक जो विषुवत रेखा को काटती है, एक जो कर्क रेखा को काटती है, और एक जो मकर रेखा को काटती है। तो कर्क रेखा को काटने वाली जो नदी उसका नाम है माही, जो मकर रेखा को काटती है उसका नाम है लिम्पोपो, फिर जो विषुवत रेखा को काटती है उसका नाम है जायरे या कांगो जायरे, उसका नाम दिया जाता है। तो कहे ठीक है, तो माही नदी इसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है, यह भी हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत। तो जो माही नदी है, अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो माही नदी की जो उत्पत्ति है यह मध्य प्रदेश के धर जिला से होती है। कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश के धर जिला से। ध्यान रखिएगा, जिला कौन सा है? धर जिला। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर एक गांव है, उसका नाम है मिंडा गांव। क्या नाम है? मिंडा गांव से इसकी उत्पत्ति होती है। और देखा जाए तो यह विंध्याचल के पश्चिमी भाग में एक झील है जिसका नाम है मेहदी झील। क्या नाम है? मेहदी झील। तो हैं पॉइंट छोटे छोटे, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए, कौन जानता है कब कहाँ से प्रश्न आ जाए। तो अगर हम राज्य पूछें तो मध्य प्रदेश, अगर जिला पूछें तो धर जिला, गांव पूछें तो मिंडा गांव, और फिर अगर झील पूछें तो नाम है मेहदी झील, और यह विंध्याचल के पार्ट में आती है।
तो विंध्याचल से ही एक प्रकार से निकलती है, लेकिन एमपी से, और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है और इसीलिए पूछी भी जाती है। तो ठीक है, महत्वपूर्ण है तो इसलिए इसके हर पार्ट को जानते रहिएगा, कहाँ से निकलती है और कहाँ पर अपने जल का ये विसर्जन करती है। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 इसकी सहायक नदियाँ हैं, एक का नाम है सोम और एक का नाम है जाखम। क्या नाम है? सोम और जाखम, इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और माही नदी जो है 3 राज्यों में गुजरती है, यानी 3 राज्यों में यह प्रवाहित होती है। पहला तो मध्य प्रदेश, यहाँ से निकलती ही है, उसके बाद कर्क रेखा को काटते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, फिर कर्क रेखा को काटते हुए कहाँ पे आ जाती है? गुजरात में आ जाती है। तो 3 राज्य में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और गुजरात के जो कच्छ की खाड़ी वाला एरिया, कौन सा एरिया? यहाँ पर अगर हम लोकेशन दिखाना चाहें इसका, तो ये देखो माही का एग्जैक्ट लोकेशन है। यह माही नदी ऐसे निकलती है और ऐसे आकर के कच्छ की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। जहाँ से निकलती है यह एमपी वाला पार्ट है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो ये राजस्थान वाला पार्ट है और ये कौन सा है? गुजरात वाला पार्ट है। तो ऐसे यह नदी आगे बढ़ती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपको याद भी करना है। फिर भी आप याद कर लीजिएगा कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो उसमें 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और दोनों का नाम आप याद कर लीजिएगा, सोम और जाखम। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे प्रमुख नदी है, जो अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, उसका नाम है नर्मदा। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और इस पर कौन कौन से प्रमुख प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या करते हैं, एक सामान्य सी समझ स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी, तो इसको हम 2 मैप के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। एक तो ये बड़ा मैप है, इस बड़े मैप में यह नर्मदा नदी का हम इमेज ड्रा कर देते हैं। यहाँ से देखो नर्मदा नदी ये निकलती हैं और यह जहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है वह है कच्छ की खाड़ी है, नहीं खंभात की एक खाड़ी रहती है। कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है। और इसी इमेज का एक जूम पार्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी देखिए पूरा नर्मदा नदी का ही पार्ट है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, लेकिन क्या है? जूम पार्ट है, यानी इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंसिव कर दिया गया है, उस हिसाब से दिखाया गया है, लेकिन ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे है कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी, और यह अमरकंटक की पहाड़ी काफ़ी चर्चा में रहेगी। हम लोग आगे जब सोन नदी पढ़ रहे थे तब भी हमने आपसे बताया था कि सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, और आज फिर हम इसे अमरकंटक की बात कर रहे हैं कि इसी अमरकंटक से यह नदी भी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, और इसी से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है महानदी। तो महानदी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, सोन चली जाती है गंगा में, और नर्मदा चली जाती है अरब सागर में। तो ध्यान रखिएगा अमरकंटक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहेगा, और यह अमरकंटक जो है यह सतपुड़ा का पार्ट है। किसका पार्ट है? सतपुड़ा का। तो पहाड़ी वाले सेक्शन में हम जब सतपुड़ा की बात करेंगे तब वहाँ पे अमरकंटक की बात करेंगे तो आपको और ज़्यादा स्पष्टता हो जाएगी। लेकिन फिर भी अभी तो ये मान चलिए कि यह नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? इसी अमरकंटक से निकलती है, जबकि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा है, एक सोन है और एक महानदी है। लेकिन अगर किसी एक पर टिक करना हो, किसी एक का चयन करना है, तो किसका चयन करेंगे? नर्मदा नदी का चयन करेंगे जो अमरकंटक से निकलती है। लेकिन स्थान का क्या नाम है जहाँ से निकलती है और इसके कौन कौन से बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो यह अमरकंटक के जिस स्थान से निकलती है उसका नाम है अनूपपुर,
और जो सोन नदी निकलती थी उसका नाम था शहडोल जिला। क्या नाम था? एमपी वो भी था, लेकिन वो क्या था? शहडोल जिला था। और जो महानदी है वह धमतरी जिला है। क्या है? धमतरी जिला है। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? नर्मदा की। तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक के शहडोल से सोन नदी निकलती है सिहावा पहाड़ी से। हमने गंगा वाले टॉपिक में कवर किया है डिटेल में। और जब हम आगे महानदी पढ़ेंगे तो हम फिर चर्चा करेंगे कि इसी अमरकंटक का जो विस्तार छत्तीसगढ़ में हो गया है, वहाँ पे एक है धमतरी जिला। उस धमतरी जिला से जो पहाड़ी निकलती, अरे जो नदी निकलती, उसका नाम है महानदी। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, लेकिन ये जहाँ से निकलती है उसका नाम है अनूपपुर। और ये भी किसका पार्ट है? मध्य प्रदेश का ही पार्ट है। यानी मध्य प्रदेश के अनूपपुर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है, लेकिन अमरकंटक का पार्ट है। और अमरकंटक किसका पार्ट है? सतपुड़ा का पार्ट है। और यह निकलने के बाद पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा हम एक पार्ट और आपको पीछे कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ और आपको स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं। और वो ये है कि यहाँ पर देखिए, ये है विंध्याचल की पहाड़ी। क्या है? यहाँ पर है विंध्याचल। क्या है यहाँ पर? विंध्याचल की पहाड़ी है। इसके बाद यहाँ पर है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। फिर यहाँ पर बीच में आ जाती है सतपुड़ा की पहाड़ी। कौन आती है? यहाँ देखो, यहाँ पे है विंध्याचल, यहाँ पर है नर्मदा, यहाँ पर है सतपुड़ा, और फिर नीचे आ जाती है कौन सी? तापी। तो कुछ ऐसा ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, विंध्याचल, नर्मदा और सतपुड़ा, उसके बाद तापी। और यही सतपुड़ा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जो अमरकंटक वाला पार्ट है, यहीं से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो हमने क्या कहा, ये डायरेक्शन कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है। तो ध्यान रखिएगा, विंध्याचल है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर कौन सी है? तापी नदी है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि यह नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है उसका नाम है अमरकंटक, और ये सतपुड़ा का ही पार्ट है। लेकिन अनूपपुर जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से यह निकलती है। इस नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? विंध्याचल। और इस नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी इसके इस तरफ कौन सी है? विंध्यन रेंज है। कौन रेंज है? विंध्यन है। और इसके दक्षिण में कौन है? सतपुड़ा है। और इसी सतपुड़ा के अमरकंटक से यह नदी निकलती है। तो ठीक है, यह नदी जब आगे बढ़ती है तो इसी पर ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा जलप्रपात बना है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है? इसी को धुआंधार भी कहते हैं, इसी को भेड़ा घाट भी कहते हैं, कई नामों से इसे जाना जाता है। तो धुआंधार जलप्रपात या भेड़ा घाट जलप्रपात, यह जबलपुर में है, एमपी का ही पार्ट है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात या भेड़ा घाट जलप्रपात का निर्माण यह नर्मदा नदी करती है। साथ में यहाँ पर कुछ संरचनाएं भी आपको मिलेंगी जिसको हम कहते हैं टार्स। क्या कहते हैं? टार्स। यानी बड़े बड़े गोलाकार पत्थर की संरचनाएं इस प्रकार अरेंज हुई हैं जैसे लगता है कि कोई मानव ने अरेंज किया है, जबकि वह प्रकृति ने अरेंज किया है। वह परिहिमानी संरचना का एक उदाहरण है। तो वह संरचनाएं कैसे बनी हैं परिहिमानी काल में? तो हम लोग जब जियोमॉर्फोलॉजी में वैगनर से संबंधित सिद्धांत देखेंगे तो वहाँ पर उन सब चीज़ों की चर्चा की जाएगी कि टार्स कैसे बने हैं। लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि टार्स एक परिहिमानी स्थलाकृतिक संरचना है जिसका बेहतर उदाहरण आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। और यहीं पर इस नर्मदा नदी के द्वारा दो जलप्रपात बनाए गए हैं, दो नहीं बल्कि एक जलप्रपात है, उसी को हम लोग भेड़ा घाट भी कहते हैं, उसी को धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। यह नदी आगे बढ़ती है, इसमें कई सहायक नदियां हैं, जैसे नाम बड़े अच्छे हैं, याद भी आप कर ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
सब नाम एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। जैसे हैं और संग हैं, वरना है, कोलार है, हिरन है। फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर बात करेंगे हम, शक्कर है, शेर है, दूधी है, तवा है, कुंडी है। तो इसकी सब नदियाँ जो सहायक हैं, इस पर भी आप लोग डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इससे संबंधित कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर चल रहे हैं, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रही बात है नदियों का नाम कैसे याद करें, तो जाहिर सी बात है कि शेर है, दूधी है, तवा है, तो ये शक्कर है। तो ये सब क्या लग रहा है आपको? नाम ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और उसी से मिलता जुलता है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप याद नहीं कर सकते हैं। और हम देखें तो इस पर 3-4 प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। जैसे तवा नदी पे है तवा डैम, तो इसको तो याद करने का कोई ख़ास आपके लिए है नहीं कि काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, तवा से तवा डैम है। अगर और हम बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जिसका नाम है नर्मदा सागर। क्या नाम है? नर्मदा सागर है। और यह नर्मदा सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसी को एक नाम और हम देते हैं जिसको कहते हैं इंदिरा सागर। तो नर्मदा सागर कहें या इंदिरा सागर, दोनों नाम क्या है? एक ही है। और अगर हम बांध की बात करें तो इसमें 2 हैं, ओंकारेश्वर है और महेश्वर है। तो यह भी नाम आप याद कर सकते हैं। और दोनों कहाँ पर हैं? एमपी में हैं। और हाल फिलहाल में जो सबसे चर्चा में रहा वो कौन है? सरदार सरोवर डैम है, और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। वैसे यह प्रोजेक्ट में बहुत लंबे समय से चला है, करीब 60 साल बीत गए तब जा कर के यह शुरू हुआ है। तो इसलिए यह चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो यह किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। तो चर्चा में तो रहा है सरदार सरोवर, लेकिन प्रश्न इससे पूछे आवश्यक नहीं है। 2 और डैम है उस पर पूछ सकता है, जैसे ओंकारेश्वर, महेश्वर, या हम बात करें नर्मदा सागर या इंदिरा सागर, किस नदी से संबंधित प्रोजेक्ट हैं, तो आपको बताना पड़ेगा नर्मदा नदी से संबंधित हैं और किस राज्य में हैं, यह भी आपको बताना पड़ेगा। और इसी पे हमने पीपीटी में भी कुछ आपके लिए ये सब चीज़ें दे दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको कोई शब्द पढ़ने में समस्या कर रहा हो। तो जब आप पीपीटी के माध्यम से इन सभी टर्म को देखेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी स्पष्ट लगने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द थोड़ा उलझे से रहेंगे। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम पीपीटी को प्रिपेयर करते हैं, अन्यथा पीपीटी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं उत्पत्ति, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला, जो अमरकंटक सतपुड़ा का पार्ट है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। और इस नर्मदा के उत्तर में है विंध्याचल, दक्षिण में है सतपुड़ा की पहाड़ी। टोटल अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई है 1312 किलोमीटर, और जो एरिया है इसका वह है 98,796 किलोमीटर स्क्वायर। फिर अगर हम बात करें कि इसका कितना कितना पार्ट किस किस राज्य में है, तो इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है, और कितना है? लगभग 87%। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है, और कितना है? 87%। और गुजरात में कितना है? 11.6%। और जबकि महाराष्ट्र में बहुत लिमिटेड एरिया है, केवल कितना है? 1.5%। जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें कौन कौन सी हैं? वही हैं ओरसंग हैं, वरना है, कोलार है, हिरण है, तवा है, दूधी है, कुंडी है, शक्कर है, शेर है, बंजर है, बुरहनेर है। तो जाहिर सी बात है, शेर है तो बकरी को खाएगा, हिरण को खाएगा। तो शेर है तो हिरण भी है कि नहीं? दूध है तो दूध में मिलाने के लिए शक्कर भी है कि नहीं? तवा भी है। तो आप नाम मिला जुला के याद कर सकते हैं कि क्या तवा से काम होगा, तो दूध में क्या मिलाया जा सकता है, शेर है तो हिरण को खाएगा। आप नाम याद कर लेंगे, कोई विशेष समस्या आने वाली नहीं है। फिर यहाँ पर हम बात कर सकते हैं नर्मदा नदी पर जो डैम बने हैं,
एक का तो नाम ही है नर्मदा सागर, या इसी को हम लोग नाम देते हैं इंदिरा सागर, और यह मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा जो दो प्रमुख डैम हैं उनका नाम है ओमकारेश्वर और महेश्वर, ये दोनों भी मध्य प्रदेश में ही हैं। इसके अलावा एक जो सबसे चर्चा में रहा है उसका नाम है सरदार सरोवर, और सरदार सरोवर जो है कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है, और यह नर्मदा नदी पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला डैम है। फिर तवा नदी पर एक डैम है जिसका नाम है तवा डैम, और ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो टार्स हैं, यहाँ पे एक गलत लिख दिया गया है, इसका नाम टार्स है। ये टार्स जो है परिहिमानीय स्थलाकृति है, और यह भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही देखने को मिलती हैं। हम लोग जब भू आकृति पढ़ेंगे तो टार्स के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, और इसी को हम लोग कभी कभी भेड़ाघाट जो संगमरमर की चट्टानें हैं वहीं पर यह धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलता है। और ये जो नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है वहीं पर ये बना है, कहीं और नहीं बना है। नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है वहीं पर ही यह जलप्रपात देखने को मिलता है, यानी अनूपपुर, और यह जबलपुर में है। कहाँ पर है, जबलपुर में है, वहीं पर यह धुआंधार या भेड़ाघाट जलप्रपात देखने को मिलता है। उसी में दो छोटा छोटा पॉइंट है कि जो भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानें हैं, भेड़ाघाट की जो संगमरमर की चट्टानें हैं वहाँ पर एक भव्य कंदरा है, कंदरा मतलब एक गुफा है, और उस गुफा में एक जलधारा है जिसका नाम है कपिल धारा। क्या नाम है, कपिल धारा, और यहीं पर ये जलप्रपात आपको देखने को मिलता है। और इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 23 मीटर। ध्यान रखिएगा कितना ऊंचाई जलप्रपात है, 23 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात है। और नर्मदा नदी जो है खंभात की खाड़ी में, कहाँ पर, खंभात की खाड़ी में जा करके अपने जल का विसर्जन कर देती है। और खंभात की खाड़ी किसका पार्ट है, गुजरात का पार्ट है, वहीं पर जाकर अपने जल का विसर्जन कर देती है। फिर आगे हम बात करें तो इसी नर्मदा और तापी, सिर्फ नर्मदा नहीं, ध्यान रखिएगा, नर्मदा और तापी दोनों नदियों के मुहाने पर, जैसे हुगली के मुहाने पर गंगा सागर द्वीप था और जो मेघना नदी थी उसके मुहाने पर न्यू मूर आइलैंड था, उसी प्रकार इस नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर जो द्वीप है उसका नाम है खलियाबेट एवं अलियाबेट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर खलियाबेट एवं अलियाबेट दो द्वीप हैं जो नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर निर्मित हैं और नेचुरल हैं। ये ध्यान रखिएगा, यह आर्टिफिशियल नहीं बल्कि कैसे हैं, नेचुरल हैं। तो यह सारे बिंदु नर्मदा नदी से संबंधित थे जिस पर आपको विशेष अटेंशन देना है, और इसको जितनी बार आप इमेज को ड्रा करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। हाँ, इस पर जो प्रश्न है जब उस पर हम अध्ययन करेंगे तो आपको और ज़्यादा स्पष्टता आ जाएगी, लेकिन फिर भी इस पर आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिएगा। और यदि किसी भी प्रकार का आपको कोई और इस पर सूचना चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अब हम अगले जो, चूँकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहिए, तो इसलिए जो शेष नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, जिसमें तापी है, फिर हम कह सकते हैं पेरियार है, पंबा है, मांडवी है, जुआरी हैं, तो इन सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।